नमस्कार। आज शुरू करते हैं हम अपना दूसरा भाषाई कौशल, मौखिक कौशल कह सकते हैं, इसे बोलना कौशल कह सकते हैं, या इसे भाषण कौशल कह सकते हैं। इससे पहले हमने 4 कौशल के बारे में बात की थी। पहला सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। मारिया मॉन्टेसरी ने अंतिम 2 कौशलों को लिखना और पढ़ना माना, न कि पढ़ना और लिखना। आज अपना जो दूसरा कौशल है वो है मौखिक कौशल। इसको हम कह सकते हैं बोलने से संबंधित है तो बोलना कह सकते हैं, या इसको हम भाषण कौशल भी कह सकते हैं। उच्चारण से संबंधित है, उच्चारण कौशल या भाषण कौशल भी इसको कह सकते हैं। जहाँ तक बोलचाल की बात है, भाषा की बात है, तो परिवार में सबसे पहले बालक है वो बोलचाल की भाषा सीखता है। पहला बिंदु अपना यही रहेगा कि परिवार में सबसे पहले बालक बोलचाल की भाषा कहाँ सीखता है? परिवार से सीखता है। बालक सर्वप्रथम परिवार से बोलचाल की भाषा सीखता है। पहला जब भाषा की शुरुआत करते हैं तो बोलचाल की भाषा सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? तो वो अपने परिवार से सीखता है। इस बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है? तो सबसे ज़्यादा इसमें जो महत्व है बोलचाल की भाषा में, वो एक याद रखना, बोलचाल की भाषा में जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो है आपका, या तो आप कह सकते हैं सुरों का ज़्यादा महत्व है, सुर, या आप कह सकते हैं स्वर। सुर या स्वर, इनका बोलचाल की भाषा में हालांकि महत्व तो हर पहलू का है। जो बोलने में सहायक तत्व होते हैं उसमें हर पहलू का महत्व है, लेकिन सुर अथवा स्वर इनकी बोलचाल की भाषा में सर्वाधिक महत्व है। एक कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, इसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो एक एक पॉइंट पहले जो महत्वपूर्ण है वो लिख लेते हैं। तो देखो, मौखिक अभिव्यक्ति का गुण, महत्वपूर्ण गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान रखें मौखिक अभिव्यक्ति जो है इसका जो महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है? ये याद रखना बहुत मोस्ट है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण है वो है उच्चारण की शुद्धता। ये याद रखना, जितना बालक शुद्ध उच्चारण करेगा उसका मौखिक कौशल उतना ही पारंगत और सर्वांगीण या सक्षम माना जाएगा। 3-4 पॉइंट बेसिक रूप से याद रखना। मौखिक कौशल, बोलना या भाषण कौशल। बालक सर्वप्रथम जो भाषा सीखता है या बोलने का जो कौशल उसका विकसित होता है, मौखिक कौशल शुरू होता है, सबसे पहले वो परिवार से सीखता है। और इस मौखिक कौशल में सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा महत्व है वो सुर अर्थात सुरों का या स्वरों का सबसे ज़्यादा महत्व है। और इस मौखिक अभिव्यक्ति जब वो प्रकट करता है, जब मौखिक अभिव्यक्ति वो करता है, तो इसका महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो उसका महत्व तो सुरों का है, और उसका महत्वपूर्ण गुण जो है वो है आपका उच्चारण की शुद्धता। जितना शुद्ध उच्चारण होगा मौखिक कौशल उतना ही अच्छा माना जाएगा। अब क्या होता है, मौखिक कौशल क्या होता है? तो देखो, मौखिक कौशल एक ध्वनि व्यवस्था होती है। इसका लिखित रूप तो लेखन कौशल में पढ़ेंगे। तो ये एक क्या होता है, स्पेशल रूप से एक ध्वनि व्यवस्था होती है जिसमें उचित बलाघात, उचित लय, उचित स्वराघात और उचित यति गति और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग लिखित रूप में, मौखिक रूप में। जब इस भाषा मौखिक कौशल सिखाया जाता है तो इसके अंदर ये बातें सिखाई जाती है कि आपकी बोलने की ध्वनि व्यवस्था कैसी हो, बालक की यति और गति, कहाँ उसको बोलते समय विराम देना है, कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, कहाँ शब्द के ऊपर बल लगाना है, कहाँ स्वर के ऊपर बल, सुरों का आरोह अवरोह, इन चिन्हों का प्रयोग वैज्ञानिक रूप से किस तरह से होना चाहिए। तो भाषा में उच्चारण की शुद्धता, हमने बात की मौखिक अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण गुण क्या है,
उच्चारण की शुद्धता। तो उच्चारण की शुद्धता के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, अर्थात मौखिक कौशल का एक संपूर्णता के लिए, मौखिक कौशल का एक संपूर्ण विकास के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वो चीज़ें हम लिखेंगे। एक बार आप ये लिखो फिर आगे लिखते हैं। तो देखो मौखिक कौशल में क्या आ गया, बोलना हो गया या भाषण का है, एक ही बात है। बालक सर्वप्रथम बोलचाल की भाषा कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। इसका महत्व कहाँ है, तो सुरों और स्वरों से इसका महत्व है। मौखिक अभिव्यक्ति का जो महत्वपूर्ण गुण है वो है आपका उच्चारण की शुद्धता। अब मौखिक कौशल क्या है, मौखिक कौशल में कुशलता कैसे हासिल करें, अर्थात उच्चारण में किन किन तत्वों का प्रयोग करें, अर्थात मौखिक कौशल की परिधि में कौन कौन से आवश्यक तत्व आते हैं। तो देखो मौखिक कौशल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपको एक एक लिखना है और समझना भी है। सबसे पहली चीज़ आती है मौखिक कौशल में, वो आती है आपकी ध्वनि व्यवस्था। सबसे पहला बिंदु क्या बनेगा, ध्वनि व्यवस्था। ध्यान से सुनना, ध्वनि व्यवस्था ये लिखित रूप नहीं, ये सिर्फ मौखिक रूप है ना। दूसरा होता है लय, किस लय में, किस तारतम्यता में आप बोल रहे हैं, तो दूसरा हो गया आपका लय। और तीसरा जो आपका होगा वो होगा आपका यति और गति। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यति और गति जो है ये आपके महत्वपूर्ण कौशलों में आता है, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण कौशल होगा उतनी यति और गति है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। ठीक है, देखो दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे हम, तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु में हम लिखेंगे कि मान लीजिए 1 मिनट, स्वराघात। चौथा बलाघात, किस तरह से स्वरों का आघात किया जाए, स्वरों में कहाँ आरोह अवरोह, अर्थात स्वराघात और बलाघात का आरोह और अवरोह तरीका उसका समझ में आना चाहिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ आती है वाक्य का प्रयोग करते समय, शब्दों का प्रयोग करते समय विराम चिन्हों का प्रयोग, ये भी एक आपका मौखिक कौशल का महत्वपूर्ण जो है बिंदु है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें आती है मौखिक कौशल के अंतर्गत। अर्थात ये चीज़ें जब होती है तो इसका सारांश क्या निकलता है कि ये चीज़ें जब होती है तो बालक क्या करता है, सुनते सुनते स्वतः बोलने लग जाता है। ध्यान से सुने, सुनते सुनते स्वतः बोलने लग जाता है। ये आप इसका सारांश लिख सकते हैं। किसी की ध्वनि व्यवस्था सुनेगा, किसी का लय, किसी का स्वराघात, बलाघात, स्वरों और बल में लगने वाला आरोह अवरोह, विराम चिन्हों का प्रयोग, जब वो इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखेगा तो वो बार बार सुनते सुनते अर्थात अनुकरण करते हुए अपने आप स्वतः ही वो क्या है बोलने लग जाएगा। अब मौखिक कौशल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसका फ़ायदा क्या है, अर्थात मौखिक कौशल में किन किन सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, किन किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसको लिखिए आप। ये छोटी बात है, मौखिक कौशल किस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं, इसको एक एक बिंदु आप देखते जाएं। पूछ लिया जाता है मौखिक कौशल में कौन सी चीज़ नहीं होती है, तो ध्वनि व्यवस्था होती है, स्वराघात होता है, बलाघात होता है, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। इसके अलावा कोई दूसरा बिंदु दे देते हैं तो एक चीज़ अलग दे देते हैं, सुनते सुनते स्वतः बोलने लग जाता है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें कौन से कौशल का विकास हो रहा है, मौखिक कौशल का विकास हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे मौखिक कौशल में महत्वपूर्ण बातें जो है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, अर्थात किन किन चीज़ों से हम रूबरू होते हैं मौखिक कौशल के अंतर्गत। जैसे सबसे पहले मौखिक कौशल का जो कार्य है वो होता है कि दैनिक जीवन में हम जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो मौखिक कौशल की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको अच्छे बिंदु याद रखने हैं। पहला बिंदु क्या बनेगा, दैनिक जीवन में मौखिक कौशल से पहला कार्य क्या होगा, दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान। देखो वैसे पठन कौशल भी होता है, उसमें भी विचारों का आदान प्रदान होता है, लिखित कौशल में भी होता है, लेकिन
हमारे जो सामान्य बातें हम बातचीत करते हैं, विचार जानते हैं तो हर चीज़ को लिखते नहीं है। परिवार में घर में बैठे हैं, बातचीत करें तो हर चीज़ को लिखेंगे थोड़ी। तो दैनिक जीवन में जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान तो सभी कौशलों में हो सकता है, लेकिन दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में हम कोई भी छोटी मोटी बात करते हैं तो दैनिक जीवन में जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो इसके लिए मौखिक कौशल आवश्यक होता है। इसके अलावा व्यावसायिक जीवन, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यावसायिक जीवन में हम अपना जीविकोपार्जन, कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए हम जितने मौखिक कौशल हमारा अच्छा होगा उतना ही हम अगले पर प्रभाव है वो अच्छा डाल पाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है इसके अंदर, जैसे कभी कभार हम जैसे किसी से कोई बात सुनते हैं अर्थात ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारी कुछ बातें हमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कई बार हम देखते हैं कि भाई कोई ऐसा कार्य हो जाता है कि जैसे घोड़ा है, घोड़े को पीछे खींचने से भागता है, और बाकी के पशु होते हैं उनकी लगाम को पीछे खींचने तो वो रुक जाते हैं। तो ये हमारे लिए जिज्ञासा का विषय होता है। ऐसे ज्ञान दैनिक जीवन में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अर्थात ज्ञानोपार्जन हम जब करते हैं तो उसमें जो हमारी जिज्ञासा होती है उसको शांत करने के लिए भी हमारे लिए मौखिक कौशल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो तीसरा बिंदु बनेगा ज्ञानोपार्जन, अर्थात ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं, ज्ञानोपार्जन करते समय जिज्ञासा शांत करने, जब भी हम किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं जिज्ञासा शांत करने हेतु कौन सा कौशल महत्वपूर्ण होता है, तो बोलने की जो जिज्ञासा शांत करने हेतु हमें ध्यान रखना ज्ञानोपार्जन करते समय जो जिज्ञासा हमारी जानने की इच्छा है, किताब में पढ़ लेते हैं लेकिन हो सकता है वो चीज़ हम पठन कौशल से समझ नहीं पाते हैं, तो जितना हमारा मौखिक कौशल होगा उससे संबंधित हम कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपस के अंदर, है ना। एक हम अगर मौखिक कौशल करते हैं तो हमारी बोलचाल में निपुणता आती है, और बोलचाल में जब हम निपुण होंगे, बालक में बोलचाल की निपुणता आती है, और बोलचाल में जब निपुणता आती है तो वो एक अच्छा वक्ता बन जाता है। तो मौखिक कौशल का एक ये लाभ भी है। तो देखो सामान्य बोलचाल में निपुणता, बोलचाल में क्या आ जाएगी, निपुणता। और जब बोलचाल में निपुणता होगी, ध्यान से सुनना, जब बोलचाल में निपुणता होगी तो इसका क्या होगा, एक व्यक्ति अच्छा वक्ता बनेगा। किससे, मौखिक कौशल में। तो बोलचाल में निपुणता और अच्छा वक्ता के रूप में हमें कौन प्रस्तुत करता है, मौखिक कौशल करता है। इसके अलावा हम सामान्य जीवन में कोई भी चीज़ खरीदना, लेना देना, लेन देन हमारा होता रहता है, क्रय विक्रय, या आजकल हमने देखा होगा कुछ मौखिक एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, विज्ञापन जो संस्कृति चल रही है, या फिल्म है, नाट्य कला है, इनसे भी हमारी मौखिक अभिव्यक्ति बहुत बढ़िया होती है। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा जो इसके अंदर पांचवा बिंदु आप लिख सकते हैं मौखिक कौशल में, जैसे क्रय विक्रय वाली वस्तु हैं उसमें आपके लिए मौखिक कौशल की ज़रूरत पड़ती है ना, क्रय विक्रय, या हम कह सकते हैं कुछ विज्ञापन संस्कृति होती है। विज्ञापन संस्कृति से देखो, विज्ञापन हर जगह लिखित भी होता है विज्ञापन, लेकिन मौखिक विज्ञापन भी, जैसे कोई आके गाड़ी के अंदर कोई सामान बेच रहा है तो उसके कितना अच्छा कुशल वक्ता होगा कि ये दवाई है, इससे ये हो जाएगा, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, सर में दर्द, पैरों में दर्द, वो हज़ार बातें बताता है। तो ये जितना मौखिक कुशल वक्ता होगा, कुशल वक्ता अच्छा वक्ता होगा, तो अपनी क्रय विक्रय की वस्तुओं को विज्ञापन संस्कृति में बहुत अच्छे से है वो प्रयोग में लेता है। इसके अलावा फिल्म और नाट्य में भी कोई कुशल अभिनेता है जो अच्छा वक्ता है, तो उसकी क्या होगा, उसकी नाट्य कला में भी उसकी जो अभिव्यक्ति है वो दिखाई देगी। तो क्रय बिक्री के साधनों में, विज्ञापन संस्कृति में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फिल्म में अगर अच्छा अभिनेता होता है तो, इसके अलावा नाट्य कला में, तो यहाँ पर भी हमारी मौखिक अभिव्यक्ति निपुण होनी चाहिए। इसके अलावा हम सामाजिक जीवन जीते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक संबंध जब वो स्थापित करता है, सामाजिक संबंध जब वो रखता है अन्य परिवार के लोगों के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ, अन्य सामाजिक लोगों के साथ, अन्य सहृदय के साथ, तो अन्य लोगों के साथ उसके जो सामाजिक संबंध होते हैं,
अगर उसका मौखिक कौशल में वो मौखिक कौशल में निपुण है, उसका मौखिक कौशल उच्च स्तरीय है, तो सामाजिक संबंधों में भी मधुरता और निपुणता रहती है। ये किसका गुण है? मौखिक कौशल का। तो देखो अगला बिंदु बनेगा सामाजिक संबंधों में निपुणता व मधुरता। जितना कुशल अच्छा वक्ता होगा उतने उसके सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। इसके अलावा जैसे व्यक्तित्व का विकास हेतु भी, अगर हमारी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, हमें कौन कितना अच्छा व्यक्ति बहिर्मुखी है कोई व्यक्तित्व है और अपना बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना है, तो वो जितनी मौखिक अच्छी अभिव्यक्ति देगा उतना ही अधिक कुशल माना जाएगा। जैसे कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति, बहुमुखी व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं उनके अंदर बोलने की स्वतंत्रता ज़्यादा होती है, सृजनशीलता ज़्यादा होती है। तो व्यक्तित्व विकास हेतु इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। या इसके अलावा हम कहते हैं कि व्यक्तित्व विकास होगा तो व्यक्तित्व विकास के माध्यम से एक बालक का सर्वांगीण विकास भी साथ में चलता है। तो ध्यान रखिए, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के साथ साथ सर्वांगीण विकास में भी मौखिक अभिव्यक्ति का अपना महत्व है। तो ये 7वां बिंदु आप लिखेंगे कि व्यक्तित्व निर्माण के साथ ध्यान रखना सर्वांगीण विकास भी होता है। व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास भी होता है। इसके अलावा उसकी शंका समाधान, कई ऐसे होते हैं जो शंकालु प्रवृत्ति के बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, वो तो व्यक्तित्व निर्माण कर लेते हैं, अपना सर्वांगीण विकास भी करते हैं, लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। तो उनके सामने जो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को इस तरह से प्रकट की जाए कि वो अपनी शंका का समाधान कर सके, उसके मन में जो भी संशय है वो अपना संशय प्रकट कर सकते हैं, अर्थात अपनी वाणी से छाप छोड़ सकें, है ना, अर्थात अपने विचारों में आप कह सकते हैं प्रभावशीलता ला सकें। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकें, है ना। तो यहाँ 2-3 छोटे छोटे बिंदु आप देख सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या होगा, एक तो शंका समाधान, किसी भी तरह का संशय है, एक तो क्या कर लेगा वो शंका समाधान कर लेगा। इसके अलावा विचारों में उसकी प्रभावता रहेगी। प्रभावता का मतलब आप एक अच्छे साइकोलॉजी के वर्ड का यूज़ करें हम प्रभावता के लिए, तो आप मान सकते हैं कि शंका समाधान के साथ में धारा प्रवाह शब्द का प्रयोग कर लो आप, कि भाई कोई व्यक्ति होता है वो बोलने में धारा प्रवाह का अर्थ ये तो आराम से बोल सके, अपने विचारों को खुले विचारों से। धारा प्रवाह के गुण भी इस व्यक्तित्व विकास से निर्मित होते हैं। तो धारा प्रवाह बोलने में, या हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की छाप भी किससे छोड़ता है? वो इस मौखिक अभिव्यक्ति से छोड़ता है। एक बालक अगर व्यक्तित्व की अपनी पर्सनैलिटी की छाप छोड़ सकता है तो वो किससे छोड़ सकता है? मौखिक कौशल से। उसमें धारा प्रवाह का गुण जो आता है वो व्यक्तित्व कौशल से आता है। शंका समाधान करने के लिए भी व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। इसके अलावा इसमें शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए जिससे ये कार्य हो सके? एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो मौखिक कौशल को इस तरह से अभिव्यक्त करें। किस तरह से करें? कि उसका दैनिक जीवन में वो विचारों का आदान प्रदान कर सके, व्यावसायिक जीवन में वो उसका जीविकोपार्जन कर सके, इसके अलावा ज्ञानोपार्जन करते समय वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके, बोलचाल में निपुणता लाए जिससे वो एक अच्छा वक्ता बने। अगर वो अच्छा वक्ता होगा तो क्रय विक्रय करने में, विज्ञापन संस्कृति में, फिल्म और नाट्य कला के अंदर अपना जो व्यक्तित्व निर्धारित करेगा, और सामाजिक संबंधों में भी उसकी निपुणता और मधुरता बनी रहेगी। और व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ इस उच्चारण कौशल से, भाषण कौशल से, मौखिक कौशल से उसका सर्वांगीण विकास भी होता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है तो उसका शंका समाधान, उसके अंदर धारा प्रवाह यानी विचारों का प्रभाव देना, धारा प्रवाह के गुण और उसके व्यक्तित्व की छाप भी वो अपने इन गुणों के माध्यम से छोड़ सकता है। एक बार आप इनको लिखिए, फिर इसके अंदर पढ़ते हैं कि इसको प्रयोग में लाते समय शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक बार आप ये लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो भाई, शिक्षक के गुण।
देखो, एक शिक्षक किन गुणों का, किन विधियों का प्रयोग करे कि वह बालक के अंदर इन सारे मौखिक कौशल को वो अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सके। तो एक तो शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए कि पढ़ाते समय उसके अंदर स्वाभाविकता होनी चाहिए। पहला ही गुण महत्वपूर्ण है, स्वाभाविकता। स्वाभाविकता सीधा सा आशय यह है कि वो जब भी अपना उच्चारण कौशल प्रस्तुत करे कक्षा के सामने या किसी और संस्थान, किसी और यूनिटी के सामने, तो वो उसके अंदर जो गुण होता है वो पहला स्वाभाविकता। स्वाभाविकता नहीं है तो उसकी सारी चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें काम की नहीं है। स्वाभाविकता मतलब है कि उसकी भाषा में बनावटी रूप नहीं होना चाहिए, ऐसा हास्य का पात्र न बन जाए कि लोग कह रहे देखो देखो ये किस तरह से बोल रहा है। तो पहला उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैसा भी शिक्षक की पर्सनैलिटी रही हो लेकिन उसमें स्वाभाविकता का गुण होना चाहिए। इसके अलावा उसकी वाणी में मधुरता भी होनी चाहिए और उसके द्वारा दिए गए जो भी उसका वो वक्तव्य देता है वो मधुर भी होना चाहिए। तो चार चीज़ें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि देखो, पहले बिंदु ये लिख सकते हैं आप, पहला गुण क्या होगा, स्वाभाविकता। और स्वाभाविकता का अर्थ ये समझे आप, बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करें, दिखावा ना करें, बोलने में ऐसा बनावटी भाषा का प्रयोग ना करें। इसके अलावा दूसरा गुण इसमें रहेगा, जो भी बात कहता है वो एक शिक्षक, वो बात स्पष्टता, इस बात में स्पष्टता होनी चाहिए। इस बात में कि उसके द्वारा कही गई बात में क्या होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। बोलना, स्पष्ट बोलना और बोले की चीज़ भी क्या होनी चाहिए, शुद्ध। और उसकी वाणी बिल्कुल कर्कश नहीं होनी चाहिए जिससे अगले को लगे कि ये धमकी दे रहा है कि यह कोई बात बता रहा है। तो स्पष्टता, शुद्धता, और उसके वक्तव्य के अंदर क्या होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। तब जाके उसकी ये स्पष्टता, ये शुद्धता, ये मधुरता अनुकरण के माध्यम से बच्चे बोल सकेंगे, वैसे ही वाणी में स्पष्ट रख सकेंगे, वाणी को शुद्ध बोलेंगे, वाणी को मधुर बोलेंगे और शिक्षक का अनुकरण कर उनमें भी स्वाभाविकता का विकास हो पाएगा। इसके अलावा एक इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वो सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करें जो सभी के लिए समान रूप से लागू हो। ऐसा नहीं कि किसी को बढ़ावा देने वाले हो, किसी को भावों को ठेस पहुंचाने वाले हो, ऐसा नहीं है। वो सर्वमान्य, सभी को जो मान्य हो जाए, तो सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करें। और एक सर्वमान्य भाषा होगी तो वो सुनने वाले के अनुकूल होगी। देखो ये बिंदु लिखो आप। तीसरा बिंदु, शिक्षक सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करेगा। है ना, सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करने का अर्थ क्या हुआ, सुनने वाले के अनुकूल हो वो। जो सुन रहा है उसके ऊपर उसके द्वारा की गई भाषा का प्रयोग उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए, अनुकूल, सभी को मान्य हो। किसी जातिगत विद्वेष को लेकर ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ऐसा हंसी मजाक करें और कुछ लोग इसको हीन दृष्टि से देखें। तो शिक्षक सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करेगा क्योंकि वो सुनने वाले के, सभी सुनने वालों के अनुकूल उसके द्वारा भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, एक शिक्षक में खुद में भी शिष्टता का गुण होना चाहिए। जितना शिक्षक शिष्ट और अनुशासन प्रिय होगा उतना ही उसका अनुकरण करने वाला अर्थात अभ्यर्थी भी उतना ही शिष्ट और अनुशासन प्रिय होना चाहिए। तो उसमें एक शिष्टता होनी चाहिए। एक गुण ये और है, ये भी आप लिखना, शिष्टता, ये महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। इसके बिना आप शिष्टता आपके अंदर नहीं है, निर्लजता आपके अंदर है, बेशर्मी से आप हर कुछ बात कर देते हो, ये नहीं, शिष्टता होनी चाहिए। पांचवा जो इसका गुण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाई याद रख लेना इसको, ये महत्वपूर्ण। उसके अंदर अवसर अनुकूलता होनी चाहिए। ये देखो, अगर कभी कभार वो हंसने वाली, दुख पहुंचाने वाली बात भी कहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कभी हंसाए नहीं, कभी दुखी भी ना करे। अगर हंसाने वाली और दुख पहुंचाने वाली बात भी अगर शिक्षक को कहनी पड़े तो भी वो इसका गुण है, लेकिन शर्त क्या रहेगी, अवसर अनुकूलता, अवसर के अनुसार करें उसका प्रयोग। जैसा अगर कोई मान लीजिए वो बिहारी के दोहे पढ़ा रहा है, उसके अंदर प्रेम से संबंधित कोई
ऐसी विषय वस्तु आ गई जिसमें नायक और नायिका का प्रेम के बारे में बताना है, तो वो एक अवसर आ गया, उस अवसर के हिसाब से उसको बता दें। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जब चल रहा है तो मान लीजिए लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बीच में जो क्रोध है उस क्रोध को क्रोध के माध्यम से प्रकट करें, क्योंकि वैसा ही अवसर वैसे ही पाठ्य वस्तु आ गई है। हर बार ऐसा नहीं कि वो गुस्सा ही ना करें, तो वो जैसा अवसर आता है उस पाठ्य वस्तु में जैसा अवसर आता है, जैसा मौका आता है, उस अवसर के अनुकूल वो व्यवहार करें, अवसर अनुकूलता। और छठवां इसका गुण आप ले सकते हैं एक शीर्षक में, प्रवाहशीलता। ये भी एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। उसके अंदर इतना गुण होने चाहिए, उसके खुद का शब्दकोश ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें भूल जाए या कंटेंट बता ना पाए। उसके अंदर प्रभावशीलता भी महत्वपूर्ण गुण है। तो शिक्षक के गुण ध्यान से देख लेना भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। एक वाचन कौशल के लिए ये मौखिक कौशल के लिए शिक्षक का कौन सा गुण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वहाँ ये चीज़ें सबसे पहले स्वाभाविकता बिल्कुल होनी चाहिए। बनावटी भाषा का प्रयोग कतई ना करें, अपनी भाषा में स्पष्टता रखें, शुद्धता रखें और मधुरता रखें, जिससे बालक में भी इन्हीं अभिव्यक्तियों का विकास होगा। शिक्षक सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करें, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे सुनने वालों के अनुकूल ना हो। इसके अलावा शिक्षक में शिष्टता भी होनी चाहिए, निर्लजता नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर विचारों की प्रभावशीलता होनी चाहिए, शब्दकोश उसका मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा सुख दुख, हंसी मजाक, ये चीज़ें कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, तो अवसर के अनुसार ही वो इनका प्रयोग करें, तो वो पाठ्य विषय वस्तु के अंदर शामिल होने चाहिए। ये लिखो, इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे कि भाई मौखिक कौशल के अंदर कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए ये एक बार। चलो, अब मौखिक कौशल की शिक्षण विधियाँ, अगला अपना टॉपिक रहेगा मौखिक कौशल की शिक्षण विधियाँ। छोटे छोटे टॉपिक है, 4 भाषाई कौशल है, चारों को 4 क्लास में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक ही क्लास में एक दूसरे से मैच खा जाते हैं, फिर ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो आराम से पढ़ें। इनमें जो छोटा छोटा आंतरिक विभेद है, श्रवण कौशल और मौखिक कौशल के बीच में कौन सी समानताएँ हैं, कौन सी असमानताएँ हैं, कौन सी भिन्नताएँ हैं, उनको आप दृष्टिगोचर रखें, बिल्कुल पूर्णतया ध्यान रखें उनके ऊपर, ताकि किसी भी तरह की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़े। देखो, इसके बाद में देखो भाषण कौशल या मौखिक कौशल की विधियाँ। मौखिक कौशल की जो विधियाँ हैं कौन कौन सी होती है? देखो 3-4 विधियाँ तो वही है जो श्रवण कौशल में थी। जैसे मान लीजिए सहज स्वर वाचन। अब सहज स्वर वाचन अध्यापक आदर्श वाचन करता है और बच्चे उसका जब अनुकरण के माध्यम से सहज स्वर वाचन करते हैं, तो अध्यापक को चाहिए कि वो शुद्ध उच्चारण करें, मधुरता से बोले। तो ये गुण कब विकसित होंगे? जब वो सहज स्वर वाचन करेगा, और जिस समय ये गुण विकसित नहीं हो रहे तो बच्चों में सावधानीपूर्वक उन त्रुटियों को सुधार भी सकता है। तो सहज स्वर वाचन भी यही है। इसके अलावा कुछ बच्चों को प्रश्न पूछकर उनके मौखिक कौशल को डेवलप कर सकता है, तो प्रश्नोत्तर विधि भी इसमें आ जाएगी। कविता भी करवा सकता है, उचित लय, यति, गति, विराम, आरोह अवरोह के लिए। इसके अलावा चित्रों का वर्णन भी करवाया जा सकता है, एक चित्र बना के बच्चों को मौखिक कौशल करवाया जा सकता है। बताओ इस चित्र में और इस चित्र में क्या समानताएँ हैं, तो कौवे की कहानी वगैरह भी बनवा सकता है। तो ये 3-4 विधियाँ तो जैसे श्रवण कौशल में हमने पढ़ रहे थे तो वो सेम है। तो देखो उसके अंदर कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे सहज स्वर वाचन है, प्रश्नोत्तर है, कविता है, ये लिखनी। पहली विधि है सहज स्वर वाचन विधि। कविता विधि, प्रश्नोत्तर विधि, और चौथा है चित्र विधि। चित्र विधि का मतलब आप समझें, चित्र विधि में क्या होता है कि बच्चे को एक चित्र दिखाया जाता है और उस चित्र से उसके द्वारा प्रश्नोत्तर करवाए जाते हैं। तो चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछ लेते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाता है। कविता से भी करवा सकते हैं, कविता का उच्चारण, उचित लय, यति, गति का विकास करवाया जाता है। और सहज स्वर वाचन से बच्चे की शुद्ध उच्चारण क्षमता का भी विचार करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक चीज़ और है हमारी, ये अलग है, जैसे अंत्याक्षरी है। अंत्याक्षरी में कोई भी ऐसा लिखित रूप नहीं होता, तो अंत्याक्षरी जो है ये अंत्याक्षरी विधि लिख लो इसके नाम के आगे। तो अंत्याक्षरी विधि से भी आप जो है मौखिक कौशल का, उच्चारण कौशल जो है इसका विकास हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम स्वतंत्र आत्म प्रकाशन,
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्वतंत्र रूप से बच्चों को उनके विचार जानने की क्षमता, उनकी रुचि जानने के लिए हम कह सकते हैं कि तेरे बताते तो बड़ा होके क्या बनेगा, तो बताएगा मैं डॉक्टर बनूंगा। तो उससे पूछेंगे डॉक्टर क्यों बनेगा, तो वो बताएगा कि मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा है, मैं शिक्षक बनूंगा, समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो स्वतंत्र आत्म प्रकाशन विधि, ये भी एक इसमें विधि आती है। अब आप कहोगे कि ये विधि तो पढ़ाई नहीं, ये छोटी छोटी विधियाँ, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन विधि भी इसमें आता है। ये क्या हो गई, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन विधि। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन विधि के अलावा हमने जैसे भी पढ़ा था नाटक में कुशलता हासिल करते हैं, तो नाटक या भाषण कह सकते हैं। इसके अलावा 7वां हम कह सकते हैं नाटक विधि। नाटक को पात्र बना दिए जाते हैं कि तुझे विभीषण का रोल करना है तो तुझे आवाज़ इस तरह से करना है, तुझे रावण का रोल करना है, तुझे राम का रोल करना है, तो नाटक विधि भी हो सकता है। इसके अलावा वाद विवाद विधि भी हो सकता है। वाद विवाद विधि नाटक विधि भी है, स्वतंत्र है, भाषण विधि भी है ना। जैसे भाषण विधि, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर बच्चों को भाषण करवा कर उनके अंतर्मुखी व्यक्तित्व को बहुमुखी व्यक्तित्व अर्थात उनके अंदर आत्म प्रकाशन की हम स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो भाषण विधि है। वाद विवाद विधि में क्या होता है, बच्चों को चारों तरफ घेरे में बिठा लेते हैं, छोटे बच्चों को, फिर छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करके उनसे वाद विवाद या परिचर्चा करवाई जाती है। परिचर्चा विधि भी इसके अंदर आ जाती है। मतलब आप वाद विवाद तो एक अलग विषय हो गया। आप मान लो 10वीं विधि सामूहिक परिचर्चा, मान लो सामूहिक परिचर्चा, ये है भाई, आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बच्चों को चारों तरफ गोल घेरे में बिठाकर किसी भी विषय पर विचार विमर्श करवाया जाता है, तो वो ध्यान रखना वाद विवाद नहीं, वो सामूहिक परिचर्चा विधि है। समूह रूप में सबको बिठा ले जाते हैं। वाद विवाद में क्या करते हैं, समूह रूप में पक्ष और विपक्ष में बैठते हैं, फिर तर्क वितर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये इसकी जो आपके है महत्वपूर्ण विधियाँ थी, वाद विवाद हो गई, कविता पाठ हो गया। तो ध्यान रखें, आपको क्या एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रवण कौशल मौखिक कौशल की विधि है, तो आप सामूहिक परिचर्चा देखेंगे तो उसमें सीधा सीधा क्या है, आप अंत्याक्षरी विधि देखेंगे। हालांकि सहस्वर कविता प्रश्नोत्तर विधि है, उसके अंदर श्रवण कौशल में भी आती है, लेकिन ये अंत्याक्षरी विधि और सामूहिक विधि किसी भी तरह से लेखन कौशल में नहीं आती, किसी भी तरह से पठन कौशल में नहीं आती। तो इन चीज़ों का आप थोड़े थोड़े समझो कि कौन सी जो मेथड्स है वो सिमिलर है, कौन से मेथड है वो अलग है। तो इस तरह से हमने आज पूर्ण रूप से मौखिक कौशल को सविस्तार पढ़ा। इसके बाद में हमारे 2 कौशल और हैं जिनको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इन विधियों को नोट करें। तो हमने कुल मिला के मौखिक कौशल की है वो 10 विधियों के बारे में अध्ययन किया है, और इन 10 विधियों को आप आराम से अच्छे से पढ़ें और लगातार इनके ऊपर जो मॉडल पेपर आपको मिलते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आपको जो मॉडल पेपर मिलते हैं, चाहे वो इस संस्थान का चैनल हो चाहे दूसरा चैनल हो, आपका कार्य है ज्ञान अर्जन करना, आपका कार्य है आपका लक्ष्य प्राप्त करना। तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो भी सुविधाएं आपको लेनी हो वो लेते रहें, लेकिन आपको किस दिशा में और किस दशा में और कितनी दूर तक जाना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो आपको ये जो 10 विधियाँ आपने पढ़ी, तो इसका अब आपको 10 विधियाँ आती है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह कि 10 विधियों में आप देखो कौन से मौखिक से श्रवण से मेल खा रही है, कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जो मौखिक कौशल के अलावा कहीं प्रयोग नहीं की जा सकती। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझने वाली है, और कंपटीशन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है और योगदान भी रहा है। और इसके अलावा आप पीछे के जो पेपर्स हैं उनका आप एनालिसिस भी ज़रूर करें, और फिर हमारी शिक्षण विधियों से हमारे द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को आप उन पुराने पेपर से मिलाएं, मॉडल पेपर से मिलाएं, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ जो आपने अध्ययन किया वो कितना कारगर है, कितना कारगर नहीं है। इसी के साथ हम कल की क्लास के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।